हम लोग आज के इस वीडियो में रिवीजन देखेंगे। जो कल की क्लास में कल वाले दिन हम लोग जो पढ़ाई किया, वो जो पढ़ाई किए हैं आज, वो चीज़ आज की रिवीजन में देखते हैं कि कल क्या हम पढ़े थे। जो टॉपिक हम पढ़े थे, हाउ कैन वाटर बी इवोपरेट स्लोअर एंड फास्टर। पानी कैसे इवोपरेट होता है, वाटर इवोपरेट कैसे होता है, फास्ट या धीरे धीरे, जैसे भी होता है, कैसे इवोपरेट होता है। यदि हम पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने आप इवोपरेट हो जाता है, होता है ना। तो हो कैसे रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है फास्ट होने का। हम लोग गर्मियों में ज़्यादातर देखते हैं, यदि हम छत पे पानी छींटते हैं, ठीक है, छत पे, वो धीरे धीरे अपने आप इवोपरेट हो जाता है। उसका पानी क्या हो जाता है, वो सिप होके उड़ के वो एयर में प्रेजेंट हो जाता है, एयर में चला जाता है वो पानी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है फास्टर होने का। यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि हम पानी को प्लेट में रखते हैं, ठीक है, पानी को प्लेट में रख लेते हैं, तो वो क्या, उस एरिया से वो क्या हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, वो उड़ जाता है पानी। क्यों? यदि ज़्यादा इंक्रीजिंग सरफेस होगा तो उस सरफेस से ज़्यादा वो पानी क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा, ज़्यादा उड़ जाएगा। यदि मान के चलिए फर्श बहुत, मतलब फ्लोर का बात कर रहे हैं या छत का बात कर रहे हैं, तो उस छत पे क्या होता है, वो पानी क्या करता है, एरिया यदि बड़ा है तो वो पानी अपने आप वो एक्सपोज्ड हो जाता है। एरिया भी तो बड़ा होना चाहिए, एरिया जितना बड़ा होगा तो पानी उतना ही जल्दी एक्सपोज्ड होगा, उतना ही जल्दी वो इवोपरेट बन के वो उड़ जाता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी में ही होता है कि जो पानी का इवोपरेशन होता है वो धीरे होता है। ये तो फास्ट होने का इवोपरेशन है, लेकिन जो धीरे होता है वो ह्यूमिडिटी का रीज़न है। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है, हम लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे इन रेनी डे में कि कपड़े जो हम लोग सूखने देते हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे सूखता है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि एक रेनी डे है, ऑलरेडी हवा में पानी मौजूद है, तो वो पानी कितना कंज्यूम करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए धीरे धीरे वो जो वेट क्लॉथ है उसको धीरे धीरे सूखने में बहुत टाइम लगता है रेनी डे में। तो क्या हम लिखेंगे, हम लोग क्या किया है, हम लोग ऑब्जर्व भी किए हैं, है ना। तो लिखेंगे इस तरह से नहीं, ह्यूमिडिटी के बारे में लिखते हैं। ह्यूमिडिटी का जो बुक में दिया है उस तरह से लिखते हैं कि हम लोग ऑब्जर्व भी किए हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन। एक तरह का ये क्या है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स जो है वो ड्राई slowly on a rainy day, में, ठीक है। क्या ऐसा रीज़न है? और वाटर भी क्या होता है, वाटर इवेपोरेट स्लोली, if the water already present in the air, ठीक है, if the amount of water वाटर का जो अमाउंट है वो इन द एयर में इज ऑलरेडी प्रेजेंट, is already high,
मोर, इसका मतलब है कि मोर ह्यूमिडिटी है, उमस जिसको बोलते हैं हम लोग, मोर ह्यूमिडिटी वाटर इवो, इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो धीरे धीरे इवोपरेट होता है, वाटर इवेपोरेट स्लोली। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का ये रीज़न है कि इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऐसे भी देखते ही आए हैं कि जो क्लॉथ्स है वो बहुत धीरे धीरे सूखता है ऑन अ रेनी डे में, और जो वाटर है वो बहुत धीरे धीरे इवोपरेट होता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन द एयर ऑलरेडी हाई, यदि वो पानी का अमाउंट हवा में ऑलरेडी हाई है, इसका मतलब वो कैसा है, मोर ह्यूमिडिटी है, और वाटर इवोपरेट जो होता है वो धीरे धीरे होता है, यही इसका रीज़न है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? कूलिंग इफेक्ट के बारे में क्या जानते हैं? वाटर सिप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ पॉट, है ना, यदि वाटर का उड़ जाना ऑन द अर्थ पॉट, ठीक है, एंड इवेपोरेट्स विच इज़ इन पार्ट ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर। अच्छा, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जब स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर या रूफ पे, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझ में आता है कूलिंग इफेक्ट आता कैसे। कूलिंग इफेक्ट, स्प्रिंकलिंग वाटर स्प्रिंकलिंग वाटर का स्प्रिंकलिंग करना ऑन द फ्लोर या और द रूफ ड्यूरिंग, कब हम लोग ऐसा काम करते हैं, पानी का छिड़काव कब करते हैं फ्लोर या रूफ पे, ड्यूरिंग समर के टाइम में, ड्यूरिंग समर। तो वो क्या करता है, वो कैसा फिर हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए टू कूल इट, तो इट्स एन एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल, यदि हम पानी का छिड़काव करते हैं ऑन द फ्लोर पे या रूफ पर ड्यूरिंग अ समर, तो वो कैसा हो जाता है, हम लोग सच में ये ऑब्जर्व भी किए हैं, गाँव में ज़्यादातर होता है ये कि छत पे यदि हम लोग सोने जाते हैं तो सोने से पहले क्या करते हैं ना कि उस जो रूफ पे क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं कि उससे वो क्या फ्लोर, वो जो रूफ हो वो कैसा हो, थोड़ा ठंडा हो सके। ठीक है, तो जैसे हम लोग पानी देते हैं तो वो भाप बन के वो इवोपरेट होने लगता है, भाप बन जाता है। तो कभी सन से ऐसा आवाज़ भी आता है जैसे हम लोग पानी देते हैं तो, और भाप जैसा लगता है कि कुछ गरम गरम निकल रहा है, तो वो क्या है, एक तरह से वो हीट निकल रहा है उस फ्लोर या रूफ से, वो हीट निकल रहा होता है, वो फिर वो इवोपरेट हो जाता है, फिर उस रूफ पर क्या एकदम ठंडा फिर इफेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग टॉपिक ये, हाउ टू क्लाउड्स गिव अस रेन, कैसे जो बादल है वो रेन देने में मदद करता है, मतलब बारिश देने में मदद करता है। हाउ टू क्लाउड्स गिव अस रेन, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, कैसे हम लोग को बारिश ये देता है। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि हम जो बादल है वो बारिश देता कैसे है, कैसे होता है बारिश बादल के थ्रू। तो इसमें जो होता है ना कंडेंसेशन play a significant role in the process of, कौन से प्रोसेस में, in the process of bringing evaporate
back to the earth surface. तो कंडेंसेशन क्या करता है, अच्छा कंडेंसेशन होता क्या है ना, हम लोग देखें कंडेंसेशन जैसे पानी है, ठीक है, और टम्बलर की, जिस टम्बलर का बात करें तो, और हम लोग वो जैसे ठंडे के सरफेस में, ठंडे के कांटेक्ट में आता है ना, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी पानी मौजूद है, वो पानी मौजूद है हवा में। तो हम लोग जैसे ठंडा पानी क्या करते हैं, टम्बलर में लेते हैं, तो वो जो हमारे चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है, उस एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, वेपर, तो वो वेपर जैसे वो ठंडे वो टम्बलर के कांटेक्ट में आता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन इसमें सिग्निफिकेंट रोल करता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड बैक टू द अर्थ सरफेस। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है, हाउ डज दिस हैपन, हाउ डज दिस हैपन? When air moves, यदि हवा मूव हो रहा है हायर, when air moves higher above the earth surface, above the अर्थ सरफेस के ऊपर ये चले, एट दिस सर्टेन, कहाँ जाए वो, एट दिस सर्टेन हाइट पे, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस, इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। वो कैसा हो जाता है, इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। कूलर एंड कूलर, ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट, एट एक सर्टेन हाइट पे, मतलब एक निश्चित ऊंचाई पर, एट अ सर्टेन हाइट क्या हो जाता है, द एयर गेट्स टू कूल, जो हवा है वो बहुत ठंडा हो जाता है, द एयर गेट्स टू कूल। फिर डेट द वाटर वेपर, वही वाटर वेपर, डेट द वाटर वेपर जो हवा में मौजूद है, डेट द वाटर वेपर let the water vapor in it turn into droplets, in it turn into droplets, में वो टर्न हो जाता है, ठीक है, टर्न into droplets which are generally formed वो कैसा है, वो जनरली फॉर्म्ड, क्या फॉर्म्ड करता है ये, अराउंड डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड होता है, अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। फिर वही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो फ्लोट होते रहते हैं इन दी एयर में एंड फॉर्म्स क्लाउड। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं फ्लोट इन दी एयर, in the air and form clouds। क्या फॉर्म करता है, क्लाउड फॉर्म करता है। इसके बाद क्या करता है कि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या होता है, जो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स, मेनी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो मेनी ड्रॉपलेट्स join together
and form big drops. और वो क्या फॉर्म करता है? bigger drops of water, bigger drops of पानी का बड़ा ड्रॉप्स, ठीक है। और जो हैवी जो होता है ना, मतलब सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी, और जो कुछ ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं, तो वही हैवी जो होते हैं ना वो स्टार्ट फॉलिंग, वो गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो संभाल नहीं पाते हैं ना, वो हैवी हो जाता है वो ड्रॉप। तो वो ड्रॉप क्या होता है? स्टार्ट फॉलिंग, गिरने लगते हैं। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स, उसी को हम क्या कहते हैं? रेन। वही उसको हम क्या कहते हैं? दैट वी कॉल रेन कहते हैं। ये हमारा हाउ टू क्लाउड्स गिव अस रेन। तो पहला तो इसमें कंडेंसेशन प्ले रोल करता है। इसमें प्रोसेस क्या है इसका कि इवोपोरेशन जो हुआ तो वो इवोपोरेटेड बैक टू द अर्थ सरफेस पे कैसे आ सकता है, ये प्रोसेस है। तो हाउ डज दिस हैपन, कैसे होता है ये? कि पहले तो व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस, के ऊपर एकदम जाएगा तो इट बिकम्स कूलर एंड कूलर एट द सर्टेन हाइट। एक निश्चित हाइट पे क्या होता है? द एयर गेट्स टू कूल, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है। डेट द वाटर वेपर इन इट टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स। वही जो वाटर वेपर जैसे ही वो ठंडे के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है? वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। विच आर जनरली फॉर्म्ड किसके अराउंड फॉर्म करता है? डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट, क्या वो फ्लोट होते रहता है इन द एयर में, एंड वही फ्लोट होते होते वो क्लाउड्स फॉर्म करता है। और मेनी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और जो हैवी ड्रॉप होंगे वही स्टार्ट फॉलिंग, गिरना स्टार्ट होने लगते हैं, और जो ही वो वाटर के फॉर्म में गिरता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। उसके बाद वाटर साइकिल क्या होता है? हम जैसे ओशन का बात करें, समुद्र का, तो समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी होता है, तो वही पानी इवोपरेट होके आसमान में जाता है। इवोपरेट वो एयर में प्रेजेंट हो जाता है। वही एयर एक सर्टेन हाइट पे जाके वो एक ठंडा होके वो वाटर, वो जो वेपर है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है? वही वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्रॉप ऑफ वाटर में, तो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। और वही किस फॉर्म में? वही जो ड्रॉप है रेन के फॉर्म में, या तो स्नो के फॉर्म में, या तो हेल के फॉर्म में, वो क्या आता है? गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो वही मतलब धरती पर, मतलब अर्थ सरफेस पे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो वही अर्थ का पानी ऊपर गया और वही पानी अर्थ पे वापस आ गया, तो इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इस वीडियो में क्लास 11 का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट देखते हैं, टॉपिक देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट और मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ रहता है। ऐसा क्या रीज़न है इसका? बिकॉज अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इसमें करता है, इट हेल्प इन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग between the tissue या organ, ठीक है। टिश्यू या ऑर्गन के बीच में ये क्या करता है? ये लिंकिंग या सपोर्ट करने में मदद करता है। और ऑफ द बॉडी का और इसमें क्या होता है? अबंडेंट मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इट हैज़ अबंडेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इट हैज़ अबंडेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। होता है। और क्या होता है? और इसके बारे में क्या देखे थे कि दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू
soft connective tissue to a specialized type of cell, types of, to specialized टाइप्स होते हैं, जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया एंड एडिपोज। एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के जो सेल्स, ब्लड को छोड़ के, ठीक है ना, जितने भी सेल है ब्लड को छोड़ के, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू में, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के जितने भी सेल हैं वो क्या करते हैं, फाइबर सीक्रेट करते हैं। द सेल्स सीक्रेट, द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड कोलेजिन या इलास्टिन। तो क्या ये बोल रहा है कि जो रेंज है फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये स्पेशलाइज टाइप है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, एडिपोज हो गया, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड को छोड़ के जितने भी सेल है वो सारे सेल क्या करते हैं, सीक्रेट फाइबर, मतलब फाइबर सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है ना, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए कोड उसको हम कोलेजिन या इलास्टिन बोलते हैं, ठीक है। जो फाइबर है वो क्या प्रोवाइड करता है, फाइबर्स क्या प्रोवाइड करता है, फाइबर्स provided, the fibers provided strength प्रोवाइड करता है, elasticity and flexibility। ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है, उस टिश्यू को प्रोवाइड करता है। तो फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू को। और जो सेल्स है वो ऑल्सो क्या सीक्रेट करता है, द सेल्स ऑल्सो सीक्रेट, these cells also secrete, और क्या सीक्रेट करता है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, या हम प्रोटीन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड ये सीक्रेट करता है एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड विच इज़ एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, विच एक्यूमुलेट बिटवीन दी फाइबर्स एंड सेल के बीच में, ठीक है, बिटवीन सेल एंड फाइबर, बिटवीन सेल एंड फाइबर्स के बीच में ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। कौन, पॉलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स, एंड किस तरह से एक्ट करता है, एज अ मैट्रिक्स की तरह, जो कि हम क्या कहते हैं इसको, ग्राउंड सब्सटेंस, विच इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि फाइबर्स क्या क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, किसको, टिश्यू को। जो सेल्स है ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, इट्स एन कार्बोहाइड्रेट, या तो हम प्रोटीन लेके चलेंगे इसको, ये एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और विच इज एक्यूमुलेट,
एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, एकजुट होना बिटवीन दिस सेल एंड फाइबर्स के बीच में, और वो किसके जैसे एक्ट करता है, एज अ मैट्रिक्स की तरह। और ये उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। कौन कौन सा सेल होता है सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पहला सेल देखेंगे विच इज़ अ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कैसा काम करता है, फाइब्रोब्लास्ट जो है कैसा काम करता है फाइब्रोब्लास्ट, ये क्या है, इट सिक्रीट फाइबर्स एंड प्रोटीन, इट सिक्रीट सेल्स दैट प्रोड्यूस, अच्छा, सेल्स दैट प्रोड्यूस, यस, सिक्रीट फाइबर्स एंड प्रोटीन। ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट है वो सेल है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है फाइबर एंड प्रोटीन। दूसरा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज फेजेस, हाँ, इसको हम ऑल्सो नोन एज फैगोसाइट भी बोलते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट से। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन इनगल्फिंग इनगल्फिंग एंड इनगल्फ करने में, इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग, डाइजेस्टिंग किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो जो मोनोसाइट है इट हेल्प इन, मतलब ये जो मैक्रोफेजेस है ये क्या करता है, इट हेल्प इन इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स। ये अमीबा जैसा है, अमीबा जैसे अपना प्यूस्यूडो ये नहीं, अपने मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके जिस तरह से वो फूड को एब्जॉर्ब करता है उसी तरह से ये भी वही उसी तरह से काम करता है मैक्रोफेज। और जो तीसरा आता है विच इज़ अ मास्ट सेल, क्या करता है, इट सिक्रीट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ये क्या सिक्रीट करता है, एंटीबॉडीज फॉर डिफेंस के लिए, लड़ाई के लिए, डिफेंस के लिए। इसमें तीन चीज़ें होते हैं विच इज़ हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, ये किस चीज़ में मदद करता है हिस्टामिन, वैजोडाइलेटर, मतलब इट, इसमें क्या होता है, इट हेल्प इन वैजोडाइलेटर, डायलेटर का मतलब डायलेटर, मतलब ये क्या करता है ना कि डायलेक्ट करने में मदद करता है, ये मतलब चौड़ा करने में। वैजो का मतलब ब्लड वेसल डायलेटर, डायलेक्शन का मतलब होता है ये कि वो चौड़ा कर देता है। फिर उसके बाद आता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करता है, इट हेल्प इन वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब इसका जो डायमीटर है उसके डायमीटर को और कम कर देना, मतलब ब्लड वेसल्स का जो ब्लड वेसल जो है ना उसको और कम कर देना। फिर आता है हेपरिन, ये एंटी कोगुलेंट में काम करता है, हेल्प इन एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट में। इसके अलावा भी तीन और होते हैं विच इज़ इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल
न्यूट्रोफिल और प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल, ये तीनों क्या है? टाइप ऑफ WBC। टाइप ऑफ किसका टाइप है? इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा बी सेल, ये टाइप ऑफ WBC का है। एक और होता है विच इज़ एडिपोसाइट सेल। ये क्या करता है? एडिपोसाइट सेल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट, ग्लोब्यूल ऑफ फैट, मतलब फैट का स्टोर करना। ये हमारा जो चर्बी होता है वो क्या होता है? वो फैट ऑफ स्टोर किया हुआ है फैट का, तो वो एडिपोसाइट सेल में फैट का स्टोर होता है।